आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। दोस्त मेरे आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी की हम दूसरे अध्याय को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम आज आपको बताएंगे रॉबर्ट नर्सिंग होम की पूरी कहानी। ठीक है, मैं आपको वैसे बताऊंगा जिस तरह आप इस कहानी को अपने एग्जाम में एक बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं, और वैसे बताऊंगा दोस्त मेरे कि आप एक बढ़िया सा नंबर अपने एग्जाम में लेके आएंगे। ठीक है, बाकी इनका जो जीवन परिचय है दोस्त मेरे आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन दोनों जगह आप जाएंगे, आपको वहां पे लिंक दे दूंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय आपको बोर्ड एग्जाम में याद करनी है वो सबका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर एकदम। तो दोस्त मेरे चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्त मेरे इस कहानी की शुरुआत लेखक के ही जीवन से होती है। एक बार लेखक अपनी पत्नी को लेके इंदौर जाते हैं। इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है, और वहाँ पे लेखक अपनी पत्नी को ले जाते हैं घूमने के लिए, और इनकी पत्नी एकाएक बीमार हो जाती है। जब इनकी पत्नी बीमार हो जाती है तो ये घबरा जाते हैं और तुरंत अपनी पत्नी को एक अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। दोस्त मेरे जिस अस्पताल में भर्ती करवाते हैं उसी अस्पताल का नाम ही होता है रॉबर्ट नर्सिंग होम। जी हाँ दोस्तों, उस अस्पताल का नाम ही है रॉबर्ट नर्सिंग होम। ठीक है, और यही हमारे चैप्टर का भी नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम। और वहीं पे दोस्त मेरे देखते हैं कि इनकी जो मुलाकात होती है वहाँ पे 3 नर्स होती हैं या 3 नन होती है या 3 ईसाई महिलाएं होती हैं, जिनका नाम होता है मदर मार्गरेट, मदर टेरेजा और क्रिस्ट हेल्ड। और उनके व्यवहार को देख के ये उतना उदार पूर्वक हो जाते हैं कि उनसे प्रश्न किए बिना ये रह नहीं पाते हैं। इसलिए दोस्त मेरे मैं आपको यहाँ पे पहली लाइन में लिखा गया है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्त मेरे इसको। दिया है कि इंदौर में लेखक की पत्नी बीमार हो जाती है और लेखक अपनी पत्नी को रॉबर्ट नर्सिंग होम नामक अस्पताल में भर्ती करवाते हैं, और वहीं पे इनकी मुलाकात 3 ईसाई महिलाओं से होती है, जिनका नाम होता है मदर मार्गरेट, मदर टेरेजा और क्रिस्ट हेल्ड होता है। ठीक है, अब अगली घटना देखिए दोस्त मेरे क्या होती है। ठीक है, तो दोस्त मेरे देखिए अब दूसरी पॉइंट है, यानी अगले स्टेप में कहानी में क्या जोड़ा गया है इसमें बताया गया है दोस्त मेरे। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न कहना चाहता हूँ कि भगवान के द्वारा तो एक बार तो कम से कम शादी होती है, और उसमें भी यदि पत्नी बीमार हो जाए तो कितना ज़्यादा पति लोगों को टेंशन होती है। उसी तरह दोस्त मेरे ये जो हमारे लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, इनकी भी पत्नी बीमार हो गई होती हैं, जो उसी रॉबर्ट नर्सिंग होम के अस्पताल में भर्ती होती हैं। तो लेखक भी एकदम चिंता में डूबे हुए रहते हैं कि कब मेरी पत्नी सही होंगी। तभी क्या होता है कि उसी रॉबर्ट नर्सिंग होम के दरवाजे खुलते हैं और ये तीनों नर्सें एंट्री करती हैं। और ये तीनों नर्सें जो ईसाई महिलाएं होती हैं, यानी मदर मार्गरेट, मदर टेरेजा और क्रिस्ट हेल्ड, ये तीनों एक एक रोगियों के पास जाती हैं और सभी रोगियों के पास मुस्कुराते हुए अपने चेहरे को लेकर जाती हैं, और सभी रोगियों के गालों पर धीरे से प्यार से सहानुभूति देते हुए थपथपाती हैं, जिससे रोगी भी खुश हो जाते थे, यानी मुस्कुरा जाते थे। और वे लोग धीरे धीरे के करके ऐसा करते करते लेखक की जो पत्नी भी बीमार थी उनके पास भी ये तीनों मदर जाती हैं, और उन्हें भी सहानुभूति देती हैं, उन्हें भी प्यार से गले से थपथपाती हैं, और उन्हें भी मुस्कुराते हुए वहाँ से जब निकलती हैं। तो ये जब दृश्य को लेखक देखते हैं ना, तो लेखक को आश्चर्यचकित हो जाता है कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को चोट से लगा हुआ देखकर एकदम बौखला जाती हैं, अपनी ममता को बाहर दिखा देती हैं, उसी तरह ये तीनों ईसाई महिलाएं हैं जो एक नर्स के रूप में माता के समान सभी रोगियों की सेवा कर रही हैं। ठीक है, लेकिन दोस्त मेरे सबसे पहले जानिए कि ये तीनों नर्स हैं कौन, ये कहाँ से आई और ये भारत में ही क्यों आई। सबसे पहले दोस्त मेरे मैं आपको बताऊंगा कि मदर टेरेसा और क्रिस्ट हेल्ड और मदर मार्गरेट ये कौन थी, कहाँ से आई थी और इनका नाम और पहचान क्या है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात करूंगा दोस्त मेरे कि मदर टेरेसा के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्त मेरे आप जानिए कि मदर टेरेसा कौन थी। बड़ा ध्यान से इनके बारे में सुनिएगा दोस्त मेरे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे इस चैप्टर में। दोस्त मेरे जो मदर टेरेसा थी ये फ्रांस की एक नन थी। नन यानी जिसे हम नर्स कहते हैं अपने यहाँ पे, यानी सिस्टर कहते हैं। तो ये फ्रांस की एक नन थी जो किसी भी गरीब और किसी भी असहाय व्यक्ति के दुख को देखती थी, तो वो उनके दुख को ये अपने जीवन में उतार लेती थी। और दोस्त मेरे जब ये भारत में पहली बार आई थी ना, तो इन्होंने देखा था कि बहुत ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिखाई दे रहे हैं लेकिन उनके पास घर नहीं है। तो इन्होंने क्या किया दोस्त मेरे कि कोलकाता में एक ऐसी जगह पे दोस्त मेरे अनाथालय बना दिया, वहीं पे एक अस्पताल बनवा दी, वहीं पे एक स्कूल बना दी और वहीं पे एक आश्रम बना दी, जिससे इन सभी लोगों को मदद मिल जाए।
और ऐसा इसलिए उन्होंने किया क्योंकि ये दूसरों के दुख को देखकर अपने आप में समर्पित कर लेती थी और इनसे रहा नहीं जाता था। इस कारण दोस्त मेरे मदर नहीं, वो एक माँ ही थी सबके लिए, और सबका एक रूप से वो नज़र से सभी पीड़ित व्यक्तियों की सेवा करती थी। और इसी कारण दोस्त मेरे इन्हें 1779 ईस्वी में नोबल शांति पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्त मेरे, बड़ा इसे नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि उन्हें 1779 ईस्वी में नोबल शांति पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और इसके बाद दोस्त मेरे जो क्रिस्टहेल्ड थी वो जर्मनी की थी और मदर मार्गरेट थी वो इटली की थी। तो तीनों अलग अलग देशों से थी। लेकिन अभी कहानी में और दिलचस्प चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले इस पॉइंट को क्लियर करिए, बड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्त मेरे। लिखा है कि मदर टेरेसा फ्रांस की एक नन थी जिन्होंने अपना जीवन गरीबों और असहायों की सेवा करने के लिए समर्पित कर दिया था, और यह कोलकाता में गरीबों और बीमारों और अनाथों के लिए अस्पताल, आश्रय, स्कूल खोली, और इसी कारण इन्हें नोबल शांति पुरस्कार 1779 ईस्वी में दिया गया था। और जो ये क्रिस्टहेल्ड थी वो कहाँ की थी? जर्मनी की थी। तो ये रही दोस्तों मेरे मदर टेरेसा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मेरे क्या होता है कि लेखक वहीं पे बैठा हुआ होता है और उसकी पत्नी के इलाज चलते हुए रहते हैं उसी रॉबर्ट नर्सिंग होम में। अब लेखक को जैसे ही पता चलता है कि ये दोनों महिलाएं दुश्मन देश की हैं, लेखक एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है कि दुश्मन देश के होते हुए भी इतना मित्रता के साथ, इतना कुशल व्यवहार के साथ ऐसे रह रही हैं जैसे मानो ये दो बहनें हों। तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों मेरे, कौन कौन दो दुश्मन देश की थी। सबसे पहले देखिए, जो मदर टेरेसा थी वो फ्रांस की थी और क्रिस्टहेल्ड थी वो जो जर्मनी की थी। तो जो जर्मनी का तानाशाह था हिटलर, उसने फ्रांस को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। एकदम समझ जाइए कि खून की नदियां बहा दिया था हिटलर ने। और फ्रांस की रहने वाली कौन थी? मदर टेरेसा। और जर्मनी की रहने वाली कौन थी? क्रिस्टहेल्ड थी। और दोनों दुश्मन देश की थी। दुश्मन देश के होते हुए भी दोस्त मेरे वो रोगियों के पास जाती थी, इतना घुल मिल के सबसे बातें करती थी अपने में भी, कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये दोनों दुश्मन देश की है। कहने का मतलब दोस्त मेरे, हम भारत से हैं, कोई पाकिस्तान से, दोनों आपस में मिलकर ऐसे तरीके से रहे कि तीसरा व्यक्ति को जब पता चलेगा तो कितना आश्चर्यचकित होगा। तो उसी तरह दोस्त मेरे लेखक एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। और यह जानकर दोस्त मेरे, इसके अगले पॉइंट में दोस्त मेरे यहाँ पे लिखा हूँ कि फ्रांस की रहने वाली मदर टेरेसा और जर्मनी की रहने वाली क्रिस्टहेल्ड दोनों शत्रु देश के होते हुए भी इनके बीच मित्रता का संगम दिख रहा था। तब लेखक के मन में एक विचार आता है कि यार मतलब इस दुनिया में जो लोग बटे हुए हैं ना, कोई देश से बटा हुआ है, कोई दुश्मन देश से बटा हुआ है, तो कोई धर्म से बटा हुआ है, तो कोई जाति से बटा हुआ है, तो कोई किसी के रंग को देखकर बटा हुआ है, तो कोई किसी की हैसियत से देखकर बड़ा हुआ है, कोई किसी के वर्ग से देखकर बटा हुआ है। ये जो बंटवारा का चीज़ है ना, ये इंसान ही खुद किया है, कोई ऊपर से भगवान नहीं किया, ये इंसान खुद ही किया है कि भारत से पाकिस्तान अलग हो जाए, भारत से ये देश अलग हो जाए। और उसके बाद कहने का मतलब दोस्त मेरे कि ये इंसान ही है जो सभी चीज़ों में अलगाव किया है, और कोई नहीं है जो दोस्त मेरे इसे अलगाव किया है। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्त मेरे, ये मैं लिखा हूँ अपने पॉइंट में कि धर्म, जाति, राष्ट्र, वर्ग आदि के आधार पर बनाकर मनुष्य के बीच में भेदभाव करने वाला ये खुद मनुष्य ही है। मनुष्य के बीच में जो मनुष्य का जो अलगाव हुआ है ये खुद मनुष्य है। नहीं तो आज तो दोस्त मेरे सभी देश एक समान रूप से रहते और सभी देश में हम लोग आराम से घूमते फिरते, जाते आते, सब देश में चले जाते। लेकिन ये मनुष्य ही है जो मनुष्य के बीच में दीवारें को खड़ा करके रखा हुआ है। ठीक है, क्लियर एकदम। अगली पॉइंट में देखिए कहानी हमसे क्या कहना चाहती है। इन सब चीज़ों को देखकर दोस्त मेरे लेखक को अब रह नहीं जाता है और लेखक अब तीनों ईसाई महिलाओं से धीरे धीरे करके बातचीत करता है। तो सबसे पहले वो बात करता है क्रिस्टहेल्ड से। ठीक है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों मेरे, क्रिस्टहेल्ड से वो लेखक क्या बातें करता है। क्रिस्टहेल्ड की एक आदत थी। क्या आदत थी कि क्रिस्टहेल्ड जब भी किसी रोगी के घने बालों को देखती थी तो उनके पिताजी की याद आ जाती थी। दोस्त मेरे, जब आप कहीं दूर जाएंगे तो आपको खुद अपने परिवार के, अपने मम्मी पापा भैया जो भी हैं, आपके किसी भी परिवार के सदस्य की याद आती हैं। उसी तरह क्रिस्टहेल्ड जब किसी के घने बालों को देखती थी तो उन्हें अपने पिताजी की याद आ जाती थी। और यह जानकर लेखक के आंखों में आंसू आ गए। तो जब लेखक के आंखों में आंसू आते हैं तो क्रिस्टहेल्ड उनके आंखों के आंसू को पसीने से पोंछती हैं। फिर क्या होता है कि लेखक पूछते हैं कि क्या आप जब अपने जर्मनी से छोड़ के जब भारत आई तो क्या आपकी माता पिता रोए नहीं? तो क्रिस्टहेल्ड कहती हैं कि ऐसा नहीं था, रोई तो सिर्फ मेरी माँ थी, पिताजी नहीं रोए थे। और मैं यहाँ पे आके किसी की घने बालों को देखती थी तो मुझे अपने पिताजी की याद आ जाती है। और जो क्रिस्टहेल्ड थी वो कई भाषाओं को जानती थी, जैसे वो हिंदी जानती थी, इंग्लिश जानती थी और जर्मन भाषाओं को जानती थी। इसलिए जब लेखक उन्हें बिस्किट देते हैं तो क्रिस्टहेल्ड उन्हें थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू और तांग सू बोल के वहाँ से चली जाती हैं। धन्यवाद हो गया हिंदी,
थैंक यू हो गया इंग्लिश, और तांगसू हो गया जर्मन। ये तीनों भाषाएं बोलकर वहाँ से वो चली जाती हैं। ठीक है, इतनी बात दोस्तों मेरे आप क्रिस्ट की बातें याद रखिएगा जो इस कहानी में कही गई। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मेरे लेखक मदर टेरेसा से पूछता है कि क्या आप अपने फ्रांस से जब भारत आई तो क्या आपका कभी मन नहीं किया कि मैं यहाँ से अपने देश ही चले जाऊँ? दोस्तों मेरे वो भारत आकर लगभग 40 से 50 वर्षों तक भारत में गरीबों की सेवा की। ऐसे नहीं नोबल शांति पुरस्कार मिल जाता है। तो लेखक प्रश्न पूछता है मदर टेरेसा से कि क्या आप जब भारत आई तो भारत से आप फ्रांस अपने देश में नहीं गई? तो मदर टेरेसा कहती हैं कि मेरा भी तो मन था अपने देश जाने के लिए। तो एक बार क्या हुआ था कि विश्व भर में पूजा का सम्मेलन हुआ था फ्रांस में, और भारत की ओर से प्रतिनिधि बन के मैं और मेरे संग एक और स्त्री गई थी, यानी एक और महिला गई थी। 2 महिलाओं का जाना तय था, एक मैं गई थी और मेरे संग एक और महिला थी। घटना क्या हुई कि जब हम लोग फ्रांस में गए थे तो मेरी माता और पिता मेरे सामने ही थे। हम दोनों के माता पिता हम लोग के सामने थे, लेकिन हम लोग के माता पिता हमको पहचान नहीं पाए और ये मुझे बहुत दुख हुआ। इसलिए मैं वहीं इस पूजा सम्मेलन से ही उठ के मैं भारत फिर से वापस आ जाती हूँ। इसके बाद मैं अपने देश नहीं जाती हूँ। मुझे इस बात का दुख हुआ कि मेरी ही माँ और मेरे ही पिता मुझे नहीं पहचान पाए। मुझे अपना प्रारूप बताना पड़ा, अपने बारे में बताना पड़ा, तभी पता चला कि ये नहीं, ये मेरे मम्मी हैं, ये मेरे पापा हैं। ठीक है, और ये बात उन्हें दुख पहुंचा, इसलिए वो वहाँ से उठ के चली जाती हैं और फिर भारत आती हैं। फिर भारत में गरीबों की सेवा करना प्रारंभ कर देती हैं। गरीब नहीं दोस्तों मेरे, जितने भी दुखी व्यक्ति है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब, सबकी वो सेवा करती थी। ठीक है, क्लियर एकदम। और उसके बाद दोस्तों मेरे मदर टेरेसा के बारे में हमने जान ही लिया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों मेरे जो इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बेहतरीन कह सकते हैं, जो सबसे सुंदर, सबसे नाटी, सबसे जादुई और कई चीज़ों हम कह सकते हैं, वो है मदर मार्गरेट। ठीक है, तो अब लेखक इनसे भी बातें करता है और सुनिए इनके बारे में क्या कहता है। तो अब बातें होती है दोस्त मेरे मदर मार्गरेट और लेखक के बारे में। बड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्त मेरे। लेखक इनको इस चैप्टर में जादूगरनी भी कहते हैं, गुड़िया भी कहते हैं, क्योंकि दोस्त मेरे ऐसा इसलिए कहते हैं कि जो मदर मार्गरेट होती है ना, ये बहुत प्यारी होती हैं, सुंदर भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं, नाटी भी होती हैं। तो इनका जो चाल था एकदम चुस्त था और व्यवहार एकदम मस्त था। और जिस भी रोगी के पास जाती थी ना, कि रोगी एकदम इनको देख के आनंदित हो जाता था, क्योंकि इनकी सुंदरता भी अच्छी थी और इनका व्यवहार भी चुस्त और मस्त था। ठीक है, तो इसी कारण ये एकदम ऐसे रखती थी जैसे इनके पास अपने जीवन में कोई लोभ ही ना हो, इनके किसी भी चीज़ का ईर्ष्या हो ही ना। ठीक है, और ये तीनों महिलाएं इस तरह से कार्य करती थी, बस इन्हें रॉबर्ट नर्सिंग होम में सिर्फ खाना मिल जाए वही बहुत है, बाकी अपना दिन भर का समय दूसरों की सेवा करने के लिए ही बिताती थी। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों मेरे, लेखक हमें इस चैप्टर से क्या कहना चाहता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है और यहाँ से क्वेश्चन ढेर सारे बनेंगे आपके। एक बेहतरीन तरीके से आप इस चैप्टर को लिखिएगा भी। क्या कहना है दोस्तों मेरे कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में ये जो तीनों महिलाएं थीं, ये इस तरह से रोगियों की सेवा करती थी, इस तरह से लोगों से मिलती थी, इस तरह से लोगों को सहानुभूति देती थी, मानो यह अविश्वसनीय है। आजकल तो दोस्तों मेरे ये हो गया है कि जितना आप पैसा देंगे उतना बढ़िया सेवा। आपके पास पैसा नहीं, आपका सेवा नहीं होगा। तो वही चीज़ है दोस्तों मेरे कि पहले के समय में लेखक ये बता रहे हैं कि इन तीनों का जो व्यवहार है ना, वो अविश्वसनीय है। जिस तरह से ये महिलाएं हैं, हम लोग गीता पढ़ते हैं, गीता याद करते हैं कि गीता को पढ़ लेंगे तो हमारा ज़िंदगी सुधर जाएगा, बढ़िया तरीके से रहेंगे, एकदम हम संस्कारी बन के रहेंगे। लेकिन ये जो तीनों महिलाएं हैं, देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम अपने जीवन में गीता को उतार के ये काम कर रही हैं। अपने जीवन में गीता को उतार के लग रहा है कि ये काम कर रही हैं, ऐसा लेखक कह रहे हैं। और लेखक कहते हैं कि धन्य है ये महिलाएं और धन्य है ऐसा देश जिसमें ये तीनों महिलाएं हैं। धन्य है ये महिलाएं और धन्य है हमारा देश जिसमें ऐसी 3 महिलाएं हमने देखी है। और लेखक वहीं पे पूरी तरीके से उनके प्रति आनंदित हो जाता है और उनकी जो पत्नी थी वो भी कुछ देर के बाद सही हो जाती है। और इसी चैप्टर को दोस्त मेरे वो बेहतरीन तरीके से हमारे इस रॉबर्ट नर्सिंग होम में लिखे हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेरे ये भी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। और इस चैप्टर को एक बेहतरीन तरीके से सुनिएगा और बेहतरीन तरीके से अपना एग्जाम दीजिएगा। जब आपका नंबर आ जाएगा दोस्तों मेरे, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी कि हाँ भैया, हमने भी आपको बढ़िया तरीके से समझाया, ताकि आपका हिंदी से आपने भाव से अपने अर्थ को लिखा है, ताकि आपका बेहतरीन नंबर मिला है। ठीक है, तो मिलता हूँ अगले चैप्टर में अशोक के फूल में। तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त। ठीक है।